प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षाएं चूंकि अक्टूबर माह में मैंने बताया था कि होनी है और अक्टूबर प्रारंभ हो गया है, तो धीरे धीरे अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी प्रारंभ होगी। ठीक है, प्रारंभ हुई हैं अर्धवार्षिक परीक्षा। और ये जो पेपर है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आया, यानी एक कॉलेज का है, बच्चे ने मुझे भेजा, मुझे नहीं पता कहाँ का है, लेकिन उसने कहा हल करवा दो, तो मैं हल करवा रहा हूँ। अगर आपके कॉलेज में भी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है तो आप हमें पेपर सेंड कर दें, लेकिन एक अच्छा सा पीडीएफ बना के, पीडीएफ आप बनाइए बहुत अच्छा सा सुंदर सा, जैसे सारी चीज़ें क्लियर हों, उसमें गंदा ना हो। एक कागज़ ऐप आता है, आप उस ऐप से फ़ोटो खींच के और उसमें एडिट करके बढ़िया सा एकदम श्वेत पट्टिका बिल्कुल क्लियर पेपर हो और वो भेजिए, तो हम आपको हल करा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब यही सब हल कराना ही है, बाकी सिलेबस पूरा हो रहा धीरे धीरे, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो कक्षा 12 में सामान्य हिंदी का ये है, अगर आपके पास साहित्यिक हिंदी है तो आप उसे भी भेजिएगा। बाकी चीज़ें ये अपने कॉलेज के अनुसार पड़ी हुई हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 22-23 यानी अभी अक्टूबर में शुरू हुई है, तो वही पेपर है। पूर्णांक यहाँ 90 का दिया नहीं, 100 का पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, 90 का दिया होगा पूर्णांक। अब ये 90 का क्यों दिया है मुझे तो ये कारण पता नहीं है। 10 अंक का हो सकता, पहले ऑब्जेक्टिव करा लिया हो, उसकी बात कर रहे हो, जो टेस्ट वेस्ट हो 10 अंक का। हालांकि आपका बोर्ड है तो आपका इस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो अंक अपलोड होंगे वो 100 में अपलोड होंगे। ठीक है, 100 के पूर्णांक में। वो कॉलेज पर डिपेंड है कि किस हिसाब से करेगा। तो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, वो तो रहता ही है। सामान्य हिंदी का है, अब देखते हैं इसमें पूरा बेस्ड सिलेबस पे बेस्ड है अथवा नहीं, क्या फिर इधर उधर से लिया गया है। कल्पलता के लेखक कौन है? कल्पलता के हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, लेकिन यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल आपका सही हो जाएगा। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है? तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो जैसे उनके दिन फिरे, अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। जैसे देखिए, जैसे उनके दिन फिरे ये एक व्यंग्य कहानी है, तो आप इसको किस विधा के अंतर्गत रखेंगे? तो ये निबंध तो है नहीं, तो सीधी सी बात है ये व्यंग्य कहानी है, तो कहानी विधा पर हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, वो भी व्यंग्य कहानी है, तो व्यंग्य कहानी के अंतर्गत हम विधा इसकी टिक करेंगे, क्या? कहानी। ठीक है, कौन सी विधा है? फिर इसकी कहानी विधा आप लगा दीजिए। ठीक है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है और ये आत्मकथा है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? द्विवेदी युग के हजारी प्रसाद तो है नहीं, मोहन राकेश तो है नहीं, और सरदार पूर्ण सिंह लगाइएगा, क्योंकि जो सदल मिश्र हैं वो तो पूर्व भारतीय युग के हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह यहां पर सही हो जाएगा। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की और भक्ति काल से इसका संबंध है। छायावाद की विशेषता क्या है? शेयर कर दो भाई एक बार, हो सकता है कल को यही पेपर आपके विद्यालय में आ जाए, तब क्या करेंगे, इसलिए हल कीजिएगा। छायावाद की विशेषता है उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मक, सौंदर्य और प्रेम और श्रृंगार वर्णन। तो देखो ये जो है उपदेशात्मक इतिवृत्तात्मक ये द्विवेदी युग की थी, श्रृंगार वर्णन रीति काल में था, सौंदर्य और प्रेम जो है ये छायावाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। ठीक है, हरिऔध की चुबते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, अनग जो है ये नहीं है, क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त की है। वैदेही वनवास और रस कलश और चुबते चौपदे ये इनकी रचना है, बाकी इनकी नहीं है। ठीक है, निम्न में से एक चंपू काव्य कौन सा है? यशोधरा एक चंपू काव्य है, अष्टछाप के कवि नहीं है, तो सुकुपक्रछी गोचन तो ईश्वरदास नहीं है, ईश्वरदास ने छिताई वार्ता लिखा है, ईश्वरदास नहीं है। बाकी गोविंद स्वामी, नंददास, परमानंदास हैं। ठीक है, तो ये 10 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर गद्यांश है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, यहाँ पे माया लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, और इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का
राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का भवन, यहाँ पे भवन होना चाहिए। देखो कितनी मिस्टेक आ रही ना। राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों का और अधिकारों का उदय होता है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप से है। और ये राष्ट्र का स्वरूप तो है वासुदेव शरण अग्रवाल से लिया गया है। और फिर देखिएगा यहाँ पे जो रेखांकित अंश है, जो मन, ये लेकिन यहाँ पे मन नहीं है, यहाँ पे है जन, ठीक है, जन। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, जिन बच्चों के कॉलेज में ये आया है वो कायदे से देखेंगे। और मैं उस बच्चे से कहूँगा जिसने भेजा है कि वो भी अपने कॉलेज के ग्रुप पे भेज दे, ताकि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं तो सबको पता चले कि इन मिस्टेक्स को आगे दोहराएंगे नहीं शिक्षकगण। और जो भी टाइपिस्ट हैं, जो भी पेपर बनाते हैं, तो ये मिस्टेक जो है नहीं होना चाहिए। बाकी बोर्ड में तो आपकी मिस्टेक एक आध मिल सकती है, बस वो भी टाइपिंग मिस्टेक एक हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मुझे लगता है, जैसा कि मैंने विश्लेषण किया है। तो जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी रेखांकित अंश में कहते हैं कि जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता के समान संबंध रखता है और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानता है, उसको ही इस धरती पर उपलब्ध भौतिक वस्तुओं में भागीदार होने का अधिकार है, बाकी को नहीं है। क्योंकि माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, क्योंकि अपनी माता के लिए अपने हृदय में प्रेम और माता के प्रति समर्पण एवं माता के प्रति सेवा का भाव पुत्र का स्वयं स्वाभाविक कर्तव्य है और वह एक निष्कारण धर्म है और यह प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य होता है। ठीक है, अब यहां देखिए प्रश्न है, गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या उद्देश्य दिया है, नहीं संदेश दिया है। तो रेखांकित अंश जो है यही आपको लिखना है कि गद्यांश के माध्यम से जो लेखक है उन्होंने ये संदेश दिया है कि जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता का संबंध माता और पुत्र का नहीं रखता है, उसे पृथ्वी के वरदानों में कुछ भी पाने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, हाँ। रेखांकित अंश बता दिया। पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है? देखो, कौन पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है, यानी जो, अब यही पूरा रेखांकित अंश ही इसका उत्तर है। जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का व्यवहार रखता है वही पृथ्वी के रत्नों को भी प्राप्त कर सकता है। कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते? कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते? स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है, स्वार्थी व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। हालांकि जो यहाँ पर गद्यांश दिया है उसमें तो इसका उत्तर नहीं है, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। अधिकार और अनुराग शब्दों के उपसर्ग, तो अधिकार में अधि उपसर्ग है, अनुराग में अनु उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने छांट दिया, व्याकरण से संबंधित है। हालांकि उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न नहीं आना चाहिए, लेकिन भाषा है, भाषा के प्रश्न आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कालिदास के काव्यों में ये जिस शोभा और सौकुमारिकता के भार को लेकर प्रवेश करता है वो पहले कहाँ था? उसे प्रवेश में नववधू के ग्रह की भांति, प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। अब यहाँ देखिएगा, उपरोक्त तो गद्यांश के पाठ का शीर्षक लेखक का नाम, पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास के काव्यों में अशोक का प्रवेश किस प्रकार हुआ? तो यहाँ देखिएगा, कालिदास के काव्यों में कालिदास के काव्यों में अशोक यहाँ पे तालव्य होना चाहिए, अशोक का प्रवेश किस प्रकार हुआ? तो उसका प्रवेश नववधू के गृह प्रवेश की भांति हुआ। ठीक है, अशोक को पूर्व सम्मान किससे मिला? अशोक, कालिदास, है ना। अशोक को अपूर्व सम्मान किसको मिला? कालिदास के काव्यों में मिला। ठीक है, कालिदास के काव्यों में
जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था, यानी कालिदास के ग्रंथों में अपूर्व सम्मान किससे मिला, तो कालिदास से मिला, ऐसा लिख सकते हैं। किसके मृदु आघात से अशोक फलता फूलता था। ठीक है, तो सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से अशोक फलता और फूलता था। इसी में उत्तर मिल गया आपको। अब देखिएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। ये कहाँ से लिया गया आप समझ गए। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका पवन दूतिका से। और जब पवन दूतिका से लिया गया है तो हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है इसके लेखक रचयिता हैं। ठीक है, हरिऔध इसके रचयिता हैं। ठीक, तो पवन दूतिका से है, ये तो आप क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा, राधा को पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती, समझाती नहीं भैया, समझाती। ठीक है, हाँ, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है, तो राधा कहती है कि अगर कोई क्लांत व्यक्ति दिखे तो उसके पास चले जाना और उसकी क्लांतियों को मिटा देना और धीरे धीरे उसके संपूर्ण शरीर को स्पर्श कर लेना और उसके तपन को मिटा देना। ठीक है, और श्रमित जन को हर्षितों सा बना देना। फिर राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने को कहा, तो राधा ने पवन से कहा कि अगर लज्जाशील कहीं पर भी पथिक महिला दिखाई दे तो उसको नग्न वस्त्रों से वस्त्रहीन मत करना। विकृत वस्ना माने वस्त्रहीन, तू उसको मत करना। और अगर वह थोड़ी सी थकी हुई हो तो तू अपनी गोद ले लेना, अर्थात तू जाकर के उसके शरीर पे स्पर्श कर लेना, उसके होठों की और उसके कमल रूपी मुख की मलिनताओं को मुरझाएपन को दूर कर देना। कमल मुख में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। रेखांकित अंश का भाव बता ही दिया, पाठ का शीर्षक और उसके कवि बता ही दिया। फिर देखिएगा, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो कहते हैं तपस्वी, यहां पे श्रद्धा मनु से कहती है कि तपस्वी तुम इतने क्यों क्लांत हो, इतने क्यों दुखी हो, और तुम्हारे अंदर ये वेदना का तीव्र वेग कैसे दौड़ रहा है? तुम इतने अधिक हताश निराश क्यों हो, बताओ ये उद्विग्नता तुम्हारे हृदय में कैसी है। तपस्वी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो मनु के लिए। ठीक है, और ये उद्बोधन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है, तो श्रद्धा के द्वारा ये उद्बोधन यानी ये पंक्तियां व्यक्त की गई हैं। हताश माने होता है निराश। ठीक है, हताश का अर्थ होता है निराश और क्लांत का अर्थ होता है दुखी। फिर देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या तो पूरा बता दिया हमने, उसमें क्या है। कविता का शीर्षक श्रद्धा मनु है, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है, और बाकी जीवन परिचय साहित्यिक परिचय तो आपको पता ही है कैसे कैसे करना है ना। और जितने इसमें आए हैं ये काफ़ी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। वासुदेव शरण और हजारी प्रसाद और अज्ञेय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि अज्ञेय अर्धवार्षिक में नहीं आना चाहिए था, लेकिन दे दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। भारतेंदु आपके सिलेबस में नहीं है, चूंकि भारतेंदु को भी नहीं देना चाहिए था सामान्य हिंदी में। तो ये तो प्रश्न बिल्कुल उल्टा दे दिया यहाँ पर, अज्ञेय नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अज्ञेय अभी लास्ट में है, तो वो कैसे अर्धवार्षिक में दिए। कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट और बहादुर कहानी बिल्कुल समीक्षा, और रश्मिरथी खंडकाव्य का सारांश, तो खंडकाव्य का सारांश केवल प्रथम। अच्छा, जहाँ पे रश्मिरथी चलती है ये केवल उसी जिले से संबंधित है, बाकी खंडकाव्य जो है तो आपके जिले का अपना होगा, तो ये इसी प्रकार आएगा 5 नंबर में। चलिए, चित्रण जरूर याद कर लेना। फिर यहाँ पर कहा गया है कि तथैव उपकरणवताम जीवनम
तथैव ते जीवनम स्यात्, यथैव यहाँ पे यथैव है, देखो यहाँ पर भी मिस्टेक है। यथैव यानी जैसा उपकरणवताम यानी धनी लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्व से तू, यहाँ पे तू है, ये ना काट दो, तू नाशास्ति वित्तेन, धन से अमृतत्व की आशा तो नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वो मैत्रेयी बोली, येन अहम न अमृता श्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवन अमृत तत्व केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, जो कुछ भगवान आप अमृत तत्व साधन जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वह मुझसे बोलो। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती तुम प्रिय भासते, हे प्रिया तुम मेरी सती हो और प्रिय बोल रही हो। यही आओ उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमृतत्व साधन की व्याख्या करूंगा। तो ये कहाँ से दिया गया है, याज्ञवल्क्य यानी कि आपको आत्मज्ञेयो सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। संदर्भ भी लिखना पड़ेगा 2 अंक का। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति, समुल्लसति है देखो, जनमानस पावनी भव्य भावोद्भासिनी, धन्य है ये भारत देश जहाँ पर जनमानस को पावन करने वाली, समुल्लसत माने सुशोभित होती है, भव्य भावों को उद्घाटन करने वाली, शब्द समूह को प्रकट करने वाली सुर भारती देववाणी। धन्य है वो भारत देश जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उद्घाटित करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु, विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में अस्या वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः, 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराणे और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखित हैं। ठीक है, अगर एक एक मीनिंग समझना है तो आप संस्कृत भाषा में महत्वम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसे देख लीजिए। यहाँ तो केवल मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, आर्य भाषा है यहाँ पे, सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः, यही भाषा, इसी भाषा को सभी भाषाओं की जननी, ऐसा सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है भाषा तत्वविद्भिः, भाषा तत्वविदों के द्वारा। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, संस्कृत का गौरव और बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रयत्व, व्यापकत्वम च और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टे अविषय, किसी भी दृष्टि का के लिए अविषय नहीं है। ठीक है, संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपथमानीया, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ रख करके, दृष्टिपथ में रख करके सम्यक उक्ता आचार्य प्रवरेण दंडिना, ठीक ही कहा है आचार्य प्रवर दंडी ने, संस्कृत नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी, संस्कृत ही देववाणी है, संस्कृत देववाणी है। ठीक है, ऐसा महर्षियों द्वारा कहा गया है। अब पद्यांशों का देखो, प्रजानाम भूत्यर्थम सताभ्योम बलिमग्रहीत सहस्त्र गुणाम उत्सृष्टे आदित्य ही रसम रवि। ठीक है, कि बरसत हर सत सब लखें, कर सत लखे न कोय, बरसत हर सत सब लखें, कर सत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए। ये तुलसीदास ने कहा कि जब वो खींचता है तो कोई नहीं देखता, और जब बरसता है तो सभी देखते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा जो राजा होता है वो प्रजा के सौभाग्य से ही होता है, सूर्य के समान राजा। तो सूर्य जब जल सोखता है तो कोई नहीं देखता, समझ नहीं पाता, और जब सूर्य जल बरसाता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ये चूंकि साहित्यिक हिंदी वालों का चैप्टर है, नृपति दिलीपः, ठीक है, इसीलिए मैंने कहता हूँ ये सब मिस्टेक ध्यान देनी चाहिए। प्रजा नामेव भूत्यर्थम, प्रजा के ही, भूत्यर्थम माने कल्याण के लिए, ताभ्योम बलिम अग्रहीत, वो उनसे कर लेता था, बलि माने टैक्स कर लेता था,
उसके सहस्त्र गुणा उत्सृष्टते आदत्ते, सहस्त्र गुणा उत्पन्न करके देने के लिए ही रसम रवि सूर्य की भांति, और सूर्य की भांति 1000 गुना, सूर्य की भांति 1000 गुना जल बरसाने की तरह देने के लिए वो टैक्स लेता था प्रजा से। जिस प्रकार सूर्य 1000 गुना जल देता है, उसी प्रकार वह 1000 गुना बनाने के लिए ही प्रजा से कर लेता था। सेना परिझद, ये देखिए दोनों गलत आ गए हैं। ये भी आपका नृपत दिलीपा का है जो साहित्यिक हिंदी का है, तो आपने शायद नहीं किया होगा, अगर आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना सिलेबस में आपको जो है इंटरमीडिएट में नृपत दिलीपा साहित्यिक हिंदी वालों के लिए है, सामान्य के लिए नहीं है। ठीक है, तो कर दिया होगा उल्टा सीधा, ठीक है, और बाकी पढ़ा होगा ये चैप्टर तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो, एक काम में दो लाभ, दोहरा लाभ कह सकते हैं, या एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, एक नार 100 बीमार, एक ही वस्तु के लिए तमाम लोगों का प्रयत्नरत होना। संधि विच्छेद प्रत्येकम का प्रतिधन एक, ये यड़ संधि है, यहाँ से है, पहला प्रतिधन एक हो जाएगा विच्छेद। और भावकः का भवधन अकः दूसरा सही हो जाएगा। विष्णवे का विष्णुधन ए सही हो जाएगा। और फिर देखिएगा यहाँ पे विभक्ति और वचन, नामना का नाम, नाम नाम, नामना नामने, तृतीया का एक वचन हो जाएगा, तृतीया का एक वचन। आत्मने, आत्मा आत्मानम, आत्मना आत्मने, चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे शब्द युग है गृह और ग्रह। गृह माने होता है घर, गृह माने नक्षत्र, तो घर और नक्षत्र पहला सही हो गया। उपल और उत्पल, उत्पल माने होता है ओले, उत्पल माने होता है कमल, और उपल माने ओला, तो तीसरा सही हो जाएगा ओला और कमल। फिर एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। श्रुति, श्रुति के दो अर्थ हैं, एक अर्थ होता है कान और दूसरा अर्थ होता है वेद। ठीक है, हलधर का एक अर्थ होता है बैल और दूसरे बलदाऊ, बैल और बलदाऊ, बलदाऊ को भी हलधर कहा जाता है, और किसान को भी हलधर कहा जाता है। तीर के दो अर्थ हैं, तीर माने किनारे और तीर माने बाण। 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाती है। ठीक है, 100 वर्ष का समय, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों तो महत्वाकांक्षी कह लिया जाएगा। दो वाक्यों को शुद्ध करना है यहाँ पर, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, नहीं, एक पुरुष नहीं, पुरुष और स्त्री जा रही है लिख सकते हैं आप। ठीक है, या स्त्री और पुरुष जा रहे हैं, दो, एक नहीं लिखेंगे, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, ये गलत है। एक पुरुष, ये भी गलत हो जाएगा। स्त्री और पुरुष जा रहे हैं, ये सही कर दीजिएगा। सम्मेलन में कवित्री, कवित्री नहीं कावयित्री। मंच पर अनेकों, अनेकों नहीं अनेक। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या नहीं अहल्या। केवल 100 रुपये मात्र, नहीं 100 रुपये मात्र की बात थी, केवल हटाओ। हास्य रस, वीर रस, तो ये रस छंद अलंकार तो कंप्लीटली करा चुके हैं, ये सब आराम से जानते हो। और बाकी पर्यावरण प्रदूषण है और ये सब, इसके संबंध में आपको पत्र लिखना है। पत्र 3 ही प्रकार के आएंगे, और बाकी ये जो निबंध है, परिश्रम का महत्व, भारतीय संस्कृति, विद्यालयों में खेल शिक्षा, महिला आरक्षण, स्त्री सशक्तिकरण, तो ये ठीक है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहाँ से आप तमाम PDF पा सकते हैं। और जो है इसकी PDF आप क्या करेंगे, कोई काम नहीं, फ़िलहाल मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और ये जो है शेयर बहुत जल्दी कर दो, हो सकता कल को आपके पेपर में आ जाए, यही सब चीज़ें।